नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात करेंगे तो बात होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस की। हमें अपने मानवाधिकार की बात निष्पक्ष होकर करनी चाहिए, लेकिन यह विडंबना ही है कि आज तमाम राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। मतलब जो काम का लगा उसको चुना, जो काम का नहीं है उसको छोड़ दिया। लोग एजेंडे पर नहीं है, एजेंडा लोगों को बना दिया गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने वोट बैंक के फायदे के लिए मानवाधिकार को भी उसी उल्टे चश्मे से देख रहे हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा का विरोध जताने के लिए पहुंच गए। बहुत अच्छा, पहुंचिए, लेकिन खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की भरपूर कोशिश भी की। लेकिन कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों में लखीमपुर पहुंचने की होड़ थी। कुछ दिन पहले आपने देखा ना कि क्या हुआ वहां पर। आज भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ पूरा। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लगभग हर विपक्षी पार्टी खुद को हमदर्द बताने लगी वहां पर जाकर। लेकिन इन पार्टियों का मकसद क्या था? वोट बैंक की राजनीति। देश के कई राज्यों में, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में, ऐसी ही दर्दनाक घटनाएं सामने आई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला। वहां तो कोई नहीं गया। हनुमानगढ़ में ही किसानों पर लाठियां बरसाई गई। और उनका कसूर क्या था? धान की खरीद कर लो हमारी, इसलिए वो मांग कर रहे थे कि धान की खरीद हो जाए। उसमें उनको दौड़ा दौड़ा कर धान की तरह कूट दिया उनको। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेता मौन रहे। चलिए, कांग्रेस का राज्य था, आम आदमी पार्टी का तो नहीं था। वो जाते, विपक्ष थे वहां पर। टीएमसी जाती, लेफ्ट जाता, समाजवादी पार्टी जाती, बीएसपी जाती, किसी को राजस्थान जाने की नहीं सूझी। इसी तरह मानवाधिकार का सेलेक्टिव अप्रोच करने वालों पर आज पीएम मोदी जमकर बरसे। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे थे कि मानवाधिकार एक का हो दूसरे का ना हो, यह नहीं हो सकता। लेकिन इस देश में बना ऐसा ही दिया गया है कि एक का मानवाधिकार है और दूसरे का नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस से, टीएमसी से, तमाम विपक्षी दलों से सवाल पूछा और कहा कि सिर्फ लखीमपुर पर मानवाधिकार याद आता है क्या आपको? कांग्रेस शासित राज्यों पर चुप्पी क्यों है? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो इन अ वे हर्टिंग द ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स। राजस्थान में दलित की पिटाई हो या फिर महाराष्ट्र में गैंगरेप की वारदातें, झारखंड में युवती के साथ गैंगरेप हुआ हो या बंगाल में जो हुआ, क्या इन घटनाओं पर विपक्ष को आवाज नहीं उठानी चाहिए? इन घटनाओं पर मानवाधिकार का अलग मापदंड है क्या?
ऐसे में आज राष्ट्रवाद में कुछ सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल ये कि यूपी लड़कर जाएंगे और राजस्थान महाराष्ट्र को भूल जाएंगे। यूपी में मानवाधिकार की दुहाई, राजस्थान झारखंड में मौन, लखीमपुर पर बंद बुलाएंगे, नागपुर पर कब आवाज उठाएंगे? मानवाधिकार पर सेलेक्टिव मापदंड क्यों है इन पार्टियों का? राहुल और प्रियंका के उल्टे चश्मे का इलाज क्या है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे राष्ट्रवाद में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी के, विनय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित थिंकर हैं, किशोर तिवारी, शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुचि विश्वास, कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुचि विश्वास जी, ये ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित है वो तो दिखता है और दिखना चाहिए, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को वहां जाना चाहिए, सारी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए तो चुप्पी, बंगाल में कुछ हो जाए तो चुप्पी, झारखंड में कुछ हो जाए तो चुप्पी। क्या वहां के लोगों का मानवाधिकार नहीं है? बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में कहां के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर फॉर्च्यूनर चढ़ा दिया है? कहां फरार है? तो आप सिर्फ तभी आवाज उठाएंगी जब केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथरस में 2:30 बजे रात को दाह संस्कार योगी जी की गवर्नमेंट ने किया। फिर आप यूपी पर आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरे राज्यों का, वो तो हमें दिख गया। आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो अभी जो मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। विवेक तिवारी का हत्याकांड है, कमलेश तिवारी का हत्याकांड है, विकास दुबे और खुशी दुबे की बात कीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं उस परिप्रेक्ष्य में बाकी राज्यों मैं की उत्तर प्रदेश को मान गया, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूं। राजस्थान के लोग कहां जाएं? छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, पूरे देश में सरकार के आतंक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। किसके? पूरे देश में। ये राजस्थान में दलित को पीट पीट के मारा है, तस्वीर दिखा रहा हूं। आपने क्या किया? नहीं, आपने बिल्कुल जो विधिवत कार्यवाही होगी वो डेफिनेटली तो विधिवत तो यूपी में भी हो रही है, जांच चल रही है। मंत्री जी का बेटा अरेस्ट हो गया। साथ हम देशव्यापी खड़े हैं। मंत्री जी का बेटा अरेस्ट हो गया, विधिवत कार्रवाई क्या है? किसी को मार दें उसके बाद आप कार्रवाई करें, ये विधिवत है? बंगाल में आपने क्या किया? ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं उतारा। तो योगी जी तो जा रहे थे एंटी रोमियो। फिर योगी जी, मैं बंगाल पूछता हूं, आप योगी जी का जवाब देती हैं। नहीं, तो बायस्ड ओपिनियन आप शो कर रहे हैं। नहीं, मैं कैसे कर रहा हूं? मैं तो आपके बायस्ड पॉलिटिक्स पर सवाल पूछ रहा हूं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमारे पास भारतीयता का नैरेटिव है। हमें हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। हम देश भर के किसानों के साथ खड़े हैं। किशोर तिवारी जी, इन 6 किसानों की शहादत। किशोर तिवारी जी, चलिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये अपनी सरकार से क्या पूछे? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, ये अपनी सरकार से क्या पूछे? ये झारखंड में सहयोग के दे रहे हैं, तो ये अपनी सरकार से क्या पूछे? महाराष्ट्र में क्या पूछे? लेकिन आप तो शिवसेना जो है, आप तो पूछ सकते हैं बाकी जगहों पर। आपने राजस्थान में किसानों को पीटा गया, कुछ पूछा क्या? छत्तीसगढ़, झारखंड कुछ पूछा क्या? बंगाल पे कुछ बोला क्या? ये देखिए, हम मानवाधिकार का हनन जहां भी होता है उसके खिलाफ है। अब देखिए, जिस 28वें मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर प्राइम मिनिस्टर बोले, पिछले 6 साल से सुशांत तुमने देखना कि मानवाधिकार आयोग यानी NHRC एक ऐसा हाथी बना है। राजू जेटली, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ऐसा हाथी बना है जिसके दांत निकाल दिए हैं। एक विफंग हो गई है NHRC। अब मैं बात कर रहा हूं तुमको कि लखीमपुर की घटना का परिप्रेक्ष्य बहुत अलग है। एक बात समझ लो किशोर जी, लोग कह रहे हैं शिवसेना का जो शेर था उसके नाखून निकाल दिए हैं, उसका भी तो बोलिए कुछ। कहां से बात कर रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं ना, आप राजस्थान पर बोल के दिखाइए कि भाई किसानों को जो कांग्रेस सरकार ने पीटा ये गलत किया, बोल दीजिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं। भारत में कहीं भी किसानों पे अन्याय होगा उसके हम खिलाफ है। सुची जी से पूछिए कैसे पीट दिया किसानों को, पूछिए, इसी शो में पूछ के दिखाइए। नहीं, देखो, मैं तो भ्रष्टना भी करता हूं और शिवसेना किसानों के साथ है। लखीमपुर की घटना तो महाराष्ट्र बंद करेंगे राजस्थान के लिए? अरे नहीं, हमारे साथ में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो हमारे सेटिंग यही तो बात कर रहा हूं। वहां कांग्रेस, यहां कांग्रेस, आपकी ये दोस्ती कांग्रेस से, किसान से है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कहीं अन्याय हुआ है तो अन्याय हुआ है। महाराष्ट्र के किसान, राजस्थान के किसान के लिए बंद कीजिए महाराष्ट्र।
नहीं, अब हमने क्या करना चाहिए ये भी सुशांत नहीं कर कह पाएंगे, रहे होगे, आप कर ही नहीं तो पाएंगे। खुद को भी कर रहे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं। शिवसेना का शेर नाखून के बिना हो गया है। अब आके देखेंगे जेटली जी, तुम्हारे तो नाखून हमने निकाल लिए, सत्ता से तो हमने तुमको बाहर कर दिया। राजीव अब जेटली जी, राजीव जेटली जी, जो ये प्रश्न है कि मानवाधिकार जो है वो सेलेक्टिव हो गया है, इसमें प्रश्न इस बात का भी है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी कहां है राजस्थान में उन किसानों को जिनको पीटा गया? बीजेपी अरे कहां है बीजेपी झारखंड के selective लोगों हो के गई साथ? है। बीजेपी कहां है बीजेपी भी छत्तीसगढ़ के लोगों selective के हो गई साथ? है। कहां है आप? एनएमआरसी था, एनएचआरसी तो हमने बनाया है, इसको एनएमआरसी कहते थे, नेशनल मुस्लिम राइट कमीशन। अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब पूरे देश के हर व्यक्ति की बात करता है, वो किसी भी धर्म अरे का हो, किसी एनएचआरसी भी ने जाति नोटिस का। क्यों नहीं दिए? देखिए, वो तो तुम्हारे अंडर है। देखो जेटली जी, एनएचआरसी क्यों सोया है? किशोर जी, मैं बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, दूसरा सुनूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी देखो घटना हमारे अधिकारों का हनन यहाँ भी करते हैं ये। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सभी कश्मीरियों को विश्वास था कि उसकी दवाई किसी भी और बेहतर और मेडिकल स्टोर से ज्यादा बेहतर होती है, जो पूरे कश्मीर के अंदर किसी भी पेशेंट को। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने राजस्थान के किसानों के लिए बीजेपी ने क्या किया, मुझे ये बताइए जेटली साहब। देखिए मैं आपको नहीं, बीजेपी सो रही है। कश्मीर पे अभी मत जाइए, मैं कश्मीर पे नहीं जा रहा हूं, मुझे राजस्थान में आपने क्या किया? हमारे सुनिए, जेटली तैयारी करके नहीं आए हैं। हमने भारी प्रदर्शन करा। कहाँ कोटा किया? को लेकर करा, कहाँ जालोर किया? कोटा को लेकर आपने करा, जालोर को आपने लेकर अपने किया, आप भी अपने स्टेट बंद कर देते, कहते हम नहीं चलने देंगे वहां पर। इतना विरोध प्रदर्शन आपने राजस्थान में किया कि देश में उसकी गूंज सुनाई दे? बिल्कुल किया। ना तो एनएचआरसी नहीं सोया किया। है और बीजेपी नहीं किया आपने। एनएचआरसी ने मेरे को बंगाल में आपने क्या किया जेटली जी? बंगाल में लोगों को छोड़ के भाग गए आपके नेता, जो आज टीएमसी में चले गए, बाबुल सुप्रियो, बता रहे थे गाड़ी को चोट लग जाएगी इसलिए हम बैठ गए। आपने क्या किया बंगाल में? कुछ नहीं किया। बोलने दो, बहुत हालत खराब कर दी सुशांत तुमने उसकी। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल के अंदर जो आवाज हमने उठाई है वो आवाज पश्चिम बंगाल की जनता ने देखी। और मुझे लगता है आपको चर्चा तो इस बात पे करनी चाहिए, अगर डेमोक्रेसी की हत्या कहीं पर हुई है तो पश्चिम बंगाल में हुई है। हाँ, तो उस हत्या को रोकने के लिए आपने क्या किया? आप लोगों के साथ खड़े कहां हुए? आपका कौन नेता गया था वहां पे जब लोग पीटे जा रहे थे और मारे जा रहे थे? बराबर बोल रहे हमारे सभी नेता, हमारे महामंत्री उस वक्त कोई नहीं गया, कोई नहीं गया था सर। जेटली जी, मैं लगातार बंगाल पे रिपोर्टिंग की है, मैंने उसको दिखाया है, कोई नहीं गया था आपके यहाँ से। प्लीज सॉरी सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी बंगाल में रह करके आया हूँ और बंगाल के अंदर हमारे सभी नेता वहां पहुंचे थे, पहुंचे थे, हमारे महामंत्री पहुंचे थे। और सुनिए भूपेंद्र यादव जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वहां पहुंचे थे, कैलाश विजयवर्गीय जी वहां पहुंचे थे और हमारे संसद मंत्री तक वहां पहुंचे थे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, चर्चा किस बात से कर रहे हैं? चर्चा इस बात से होनी चाहिए, इस देश के अंदर ऐसा भी प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को दूसरी राजनीतिक पार्टी के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं है। हो सकता है सड़क पे चलते लोग उसके सिर पर बोतल मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई गोली मार दे, कोई बम फेंक दे उसकी गाड़ी के ऊपर। अरे इतने खौफ के माहौल के अंदर हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी की बात, अरे ये तो संदर्भ छोड़ के बोल रहे हैं, ऐसी नहीं है परिस्थिति। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर आप अपनी गाड़ी में सुरक्षित नहीं है, और अगर आप किसी और विचारधारा के साथ जुड़े, तो गाड़ी में सुरक्षित नहीं है तो बंगाल में लगाइए राष्ट्रपति शासन। क्या कर रहे हैं आप? अगर इतनी हालत खराब है तो बंगाल में कीजिए एक्शन, लीजिए एक्शन। लोग तो आपके पीछे नहीं है। मैं आपसे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप इस बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, ये हत्या तो पूरे देश ने अगर किसी प्रदेश के अंदर देखी तो पश्चिम बंगाल में देखी, राजस्थान के अंदर देखी। नहीं तो उनसे तो पूछ ही लिया ना सर, सुची जी से पूछ लिया, किशोर जी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। आप अपना रोल तो बताइए ना कि आपने उस मानवाधिकार को बचाने के लिए क्या किया? जेटली जी इसका उत्तर दो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, सीबीआई हो, हमने एनएचआरसी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया बताओ? विनय सिंह जी सीबीआई बात ही नहीं करते, गिरफ्तार करती है तो सीबीआई के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है वहां। तो ये तो सार्वजनिक हुआ। निजाम भवन पे क्या हुआ? निजाम भवन में सबने देखा, सीबीआई हेडक्वार्टर के ऊपर वहां की। अरे आपकी पार्टी क्या कर रही है? सीबीआई पे क्या हो रहा है आप वो बता रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है वो नहीं बता रहे। विनय सिंह जी, क्या ये सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स बचाने की जद्दोजहद आपको देश में चलती दिखती है? सुशांत भाई, आज प्रधानमंत्री जी ने मानवाधिकार दिवस पे काफी कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, राजनीतिक पार्टियों का छोड़ दीजिए,
कि भाई जो लखीमपुर में हुआ उसमें लाशों का बंटवारा लोग कर लेते हैं कि 4 लाख जो 4 लोग जो मरे वो हमारे, 4 लोग जो मरे तुम्हारे, 4 लोग जो गाड़ी से मरे उनका ह्यूमन राइट वायलेंस हुआ, और जो 4 लोग लाठी से पीट के मार दिए गए उनका ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हुआ। छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि एनआईए और सीबीआई की वेबसाइट पे आप चले जाइए और जो भी आतंकी घटनाएं हैं या नक्सल जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उनके आप चार्जशीट उठा करके देख लीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे आतंकियों के पत्र मिलेंगे दूसरे आतंकियों के, और नक्सलियों के पत्र मिलेंगे दूसरे नक्सलियों के। उसमें मानवाधिकार का जिक्र आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा कि कैसे मानवाधिकार का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में इन आतंकियों और नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं राजनीति का तो छोड़ दीजिए, ये क्या होता है, लाशों का बंटवारा यहां हो रहा है, मानवाधिकार हमारा अलग है, आपका अलग है। लेकिन उन चार्जशीट्स को पढ़िए, जो देश विरोधी संस्थाएं हैं, जो देश विरोधी आतंकी संगठन है, उनकी चार्जशीट में पढ़ेंगे तो उनकी भाषा में आपको मालूम चलेगा कि मानवाधिकार को कैसे एक लीथल वेपन की तरह इस देश के खिलाफ यूज किया जाता है। मानवाधिकार के शब्द पे मत जाइए, ये मानवाधिकार से अलग मामला है। इसका इस्तेमाल आज 99% केसेस में मैं बता रहा हूं कि आतंकी और नक्सली गतिविधियों नहीं। और इसमें विनय जी, मैं इसमें एक बात बोलूं, नेता जो करते हैं वो तो दिख जाता है। मैं कह रहा हूं इसमें जो पत्रकारों का एक वर्ग है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इस देश में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो देश के जवान हैं, उनको नक्सली उड़ा दें और उस घटना को कोई ये कहे इंटरव्यू देता हुआ कि वहां वो करने क्या गए थे, जाएंगे तो मरेंगे ही, और वो आदमी जब जेल में बंद हो तो लोग छाती पीटे कि उसकी उम्र हो गई है, उसको छोड़ दीजिए बेचारे को। क्यों छोड़ दीजिए उसको? क्यों छोड़ दीजिए उसको? होनी चाहिए, इसकी भ्रष्टा ना होनी चाहिए। किशोर, ये बहुत गलत बात है। किशोर जी, मैं बताता हूं। किशोर भाई, आपके यहां एक नक्सलाइट थे, अभी तुरंत मरे, और इतने प्रिविलेज नक्सलाइट थे स्टेन स्वामी की अपने चॉइस के हॉस्पिटल में मरे कि भाई हमको जेजे हॉस्पिटल नहीं जाना, मतलब हमको होली क्रॉस हॉस्पिटल में इलाज कराना है। ऐसे नक्सलाइट का, प्रिविलेज नक्सलाइट का मौत हो जाती है और उसने जीवन में कई निर्दोष लोगों की हत्या कराई होगी, उसका हाथ रहा होगा। छाती पीटते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेट हो गया, उसकी उम्र हो गई, ह्यूमन राइट वायलेट हो गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं सुशांत भाई, ह्यूमन राइट की विवेचना का समय आ गया है। और ह्यूमन राइट का मतलब केवल सरकार का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होता है। ह्यूमन राइट के नाम पर 1 लाख संस्थाएं दुनिया भर में फुफुंद की तरह उगी हुई हैं, जिनका काम है आतंकी और हिंसा वाली गतिविधियों को शील्ड करना। सतीश जी, क्या आपका मत क्या है? देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, या ह्यूमन राइट्स को लेकर जो पीएम की चिंता है कि सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स है इस देश में, लोगों को बचाने के लिए सेलेक्टिव आउटरीच होता है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपकी सोच कहां है इस विषय पर? नहीं, देखिए सुशांत जी, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं तो देश की जनता उनको बड़ा सीरियस लेती है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री अगर ह्यूमन राइट्स को इतना लेकर के इतनी हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है ना, देश के प्रधानमंत्री है, और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये ह्यूमन राइट्स का जो राइट्स है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है भाई। और अगर पिछले 10 साल के आप ह्यूमन राइट्स के अगर हीनियस क्राइम के अगर आंकड़े देखेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें 90% जो हीनियस क्राइम है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो और किसी भी सरकार में हो, और जो करने वाला है उसकी जाति बदल सकती है, उसका धर्म बदल सकता है, उसका राज्य बदल सकता है, उसकी सरकार बदल सकती है, लेकिन जिसके खिलाफ ये अपराध होते हैं उनकी जाति नहीं बदलती, उनका धर्म नहीं बदलता, वो आदिवासी ही होगा, वो दलित ही होगा। और अगर हत्या किसी दलित की चाहे उत्तर प्रदेश में होती है चाहे राजस्थान में होती है, ये नैतिक जिम्मेदारी है ना। अगर राजस्थान में एक दलित की हत्या होती है तो राजस्थान में विपक्ष में कौन है? बीजेपी है ना। यहाँ के लोग थोड़े जाएंगे। सतीश जी, देखिए आप इस शो में, सतीश जी आप इस शो में शुरू से जुड़े हुए हैं। मैंने राजीव जेटली से वही पूछा जो आपके उठा रहे मुद्दा, कि अगर वहां दलित की राजस्थान में हत्या हुई तो बीजेपी क्या कर रही थी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है सर कि अगर बीजेपी नहीं करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी, क्या टीएमसी, क्या शिवसेना, क्या लेफ्ट, इनका कोई दायित्व नहीं है कि इनको कल मैंने नवाब मलिक जी से पूछा कि आप राजस्थान को लेकर क्यों नहीं बंद करते, तो कहते हैं राजस्थान में मेरी पार्टी का वोट नहीं है। मतलब अगर आपका वोट नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपको मतलब नहीं है, वहां पे पिटते रहे किसान। देखिए ये सुशांत जी, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा जो सामाजिक ढांचा है,
जो हजारों साल से एक सामाजिक ढांचा है, उसमें एक बड़ी आबादी को आप मानव के रूप में नहीं देखते। आपको कोई दलित की महिला अगर ठीक से नजर आती है, उसके साथ बलात्कार कर दो। कोई अगर दलित आपको मूंछ रखने वाला है, उसकी मूंछ काट दो। किसी को जूते मारने हैं तो आप जूते मार दो। और देखिए, सुनिए, दलित डॉल नहीं है। सुनिए, संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के अंदर अगर न्याय की आस होनी चाहिए। इस देश का दलित आज भी इतने अत्याचार। अच्छा सतीश जी, मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए। सुनिए सतीश जी, आप ईमानदारी से बताइए, आप दलितों के साथ खड़े होते हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या पार्टियां ईमानदारी से दलित के साथ खड़ी हो रही है या उसमें सिलेक्शन है? सवाल है ना सतीश जी, क्या पार्टियां सेलेक्ट नहीं कर रही हैं कि राज्य कौन सा है, किसकी सरकार है? निश्चित रूप से देखिए, यही मैं कह रहा हूं। और पार्टियां नहीं, जो न्याय व्यवस्था है उसका नजरिया भी दलितों के प्रति बहुत बेहतर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय SC/ST एक्ट को लेकर के 2 साल पहले उनकी ये टिप्पणी कि SC/ST एक्ट के 90% मामले कहीं ना कहीं फर्जी होते हैं। ये सवाल आप दलितों से नहीं पूछ सकते। ये सवाल पूछिए उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने जांच की थी, जिन सिस्टम ने साक्ष्य जुटाए थे। और इसी देश में लक्ष्मणपुर बाटे में 56 दलितों की हत्या होती है और हत्या लोग मरते हैं, लेकिन इसी देश में और अपराधी जो होते हैं वो न्याय व्यवस्था। विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुचि विश्वास जी, इसी पैनल में, चाहे वो विनय जी हो, राजनीतिक विश्लेषक, या सतीश प्रकाश हो, दलित थिंकर, उनका भी मानना है कि पार्टियां जो हैं वो दलित हो या कोई भी पीड़ित हो, उसके साथ अपना फायदा देखकर जुड़ रही हैं। जरा मैं पहुंच लूं। आ रहा हूं किशोर जी, 1 मिनट। सुचि जी, देखिए, आजादी के समय से और आज तक कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता को आधार बनाया। ये जाति और ये धर्म आज जो सत्ता में है वो फॉसिज्म है। और कहते हैं ना, व्हेन फॉसिस्ट रूल ऑफ लॉ इज फॉल्स एंड फेक। तो जो मनुवादी सिद्धांतों के पोषक हैं, जो मनुस्मृति की पंक्तियां दोहराते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बात अलग है कि गोडसे की पाठशाला भी खुल रही है, सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश भी हो रही है, और यूएनओ में गांधी पर बोलना भी पड़ रहा है। तो दोगला और दोहरा चरित्र है। बाकी दलितों के कितने हितैषी हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर मैं मूल में जाऊंगी, जो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ण व्यवस्था को पोषित पल्लवित करता है स्पष्ट रूप से खुले, तो फिर मैं रज्जू जी के बयान से लेके और भागवत साहब के बयान और हेडगेवार साहब, आधी आबादी के प्रति इनका नजरिया दूषित है, तो दलितों के हितों की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब चूंकि संबित पात्रा साहब तो अवतार हैं, बहुत ज्ञानी है, जो बात उन्होंने कह दी उसको आपने उठा लिया और इतना बड़ा डिबेट आपने ऑर्गेनाइज किया। नहीं, लेकिन सुचि जी, पुनः विषय पर सुचि जी, मसला संबित पात्रा नहीं है। सुचि जी, इसलिए मैंने आपसे जब सवाल पूछा तो कहा कि आप मुझे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं कह रहा हूं विनय सिंह और डॉक्टर सतीश प्रकाश तक ये कह रहे हैं कि पार्टियां ईमानदार नहीं है जब वो न्याय दिलाने की बात करती हैं। वो राज्य देखती हैं, राज्य में किसकी सरकार है ये देखती हैं, उस सरकार की पार्टी के साथ हमारे क्या संबंध है। किशोर जी ने बोला ना कि राजस्थान में भी कांग्रेस है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस है, हम दोनों साथ में। यही तो दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मजदूरों का पलायन हुआ और सड़कों पर हजारों मजदूर चल रहा था, तो प्रियंका जी ने योगी जी से कहा कि भाई रोडवेज की बसें उतार फिर योगी जी, जब नहीं आप हुआ, वही तो मैं कह रहा हूं मैम, आप लोग यूपी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप लखीमपुर की घटना को आधार बना रहे हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हम आंसर देंगे। आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, तो रासुका का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। अपराधियों के सबसे ज्यादा मुकदमे तो उत्तर प्रदेश में वापस राजस्थान में दलित बम है, कानून मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक राजस्थान में दलित बम है, मजे में है, खुश है। राजस्थान में दलित खुश है। देखिए, मैंने कहा ना, विधिवत कार्यवाही होगी, जो भी चीजें होंगी उसका वहां विधिवत होगी और यहाँ आप चढ़ जाएंगे पहले दिन से बोरिया बिस्तर लेकर। 1 मिनट विनय जी, आ रहा हूं, किशोर जी कुछ जोड़ रहे हैं। किशोर जी, मतलब गाड़ी चढ़ा, इतना ब्रूटल इंसिडेंट है। नहीं, तो ब्रूटल इंसिडेंट है तो जांच तो हो रही है ना। राजस्थान की घटना ब्रूटल आपको नहीं लग रही है? आपको राजस्थान की घटना ब्रूटल नहीं लग रही है? बिल्कुल ब्रूटल है, लेकिन एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति मंच पर ये बता, अरे भाई, तो केंद्रीय गृह राज्य स्तर का मंत्री जो है, उनका बेटा अगर करेगा तो ही ब्रूटल है, और बाकी कोई 4 लोग बैठाकर लिटाकर पीट दे तब ब्रूटल नहीं है। मतलब आपका चैनल टेनी जी को क्लीन चिट दे रहा है। इसमें मेरे टेनी जी को क्लीन चिट कहां से आया? टेनी जी को क्लीन चिट कहां से आया? कहां से आया? ABCD, A फॉर ज़ेब्रा बता रही हैं आप, A फॉर एप्पल की जगह A फॉर ज़ेब्रा बता रही है, और आप कह रही है अल्फाबेट मैं पढ़ाऊंगी। नो, यस, देखिए, ये दोनों इंसिडेंट्स को
मैं बात कर लूं। जस्टिफिकेशन करने की कोशिश किशोर जी, कर रहे हैं। किशोर जी ईमानदारी से बोलिएगा। अब आप अपने अंदर के शिव सैनिक को जगाइए और मानवाधिकार की बात कीजिए। किशोर जी, एक मिनट में बात करता हूं। मैं सतीश जी की बात से बहुत सरोकार रखता हूं कि दलितों और महिलाओं का अन्याय जो है वो सामाजिक विकृति भी है, लेकिन सरकारें सिलेक्टिव हो जाए ये भी एक बड़ा विचित्र काम है। लेकिन सुशांत जी, मैं एक बात बताता हूं आपको कि आजकल एनएचआरसी या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या एमएचआरसी कई ये जो संवैधानिक मानवाधिकार को बचाने वाली संस्थाएं हैं वो भी सिलेक्टिव हो गई। वो भी एक गलत बात है। दलितों पे अन्याय, आदिवासियों पे अन्याय करने की एक सिस्टम जो है उस पर अंकुश रखने वाली आयोग ही अगर काम न करे तो चिंता रहेगी। विनय सिंह जी, एनएचआरसी सेलेक्टिव दिखती है आपको? नहीं, एनएचआरसी तो डिफंग हो गई, ये मैंने पहले बोला, और ये डिफंग ठीक है। विनय सिंह जी, क्या आपके हिसाब से मानवाधिकार की रक्षा करने वाली संस्थाएं भी आपको लगता है सिलेक्टिव हैं? हाँ, ये तो क्या होता है कि अगर गैर भाजपा, ठीक है किशोर जी, आपने जो कहा उस पर रिस्पॉन्ड करने दीजिए लोगों को। राजीव जी के पास भी जाऊंगा। एक मिनट मैं एक बात बोलता हूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। ये सूची ने जो कहा विवेकानंद स्वामी अपना वीर सावरकर को लेके, तो मुझे सूची को भी बोलना है कि राष्ट्र नायक सावरकर थे और रहेंगे। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आपके ज्ञान का सूची जी, क्या सावरकर को आप राष्ट्र नायक मानती हैं जैसा किशोर जी कह रहे हैं? सहयोगी है सरकार में। सूची जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, अब नहीं आएंगी। सूची जी, अब क्यों आएंगी आवाज? सावरकर राष्ट्र नायक सुनते ही आपको आवाज आनी बंद हो गई क्या? सूची जी सुन रही है मुझे? नहीं, इस पर जेटली जी को पूछ लो। जेटली जी राज जा रहे हैं। ठीक है, अभी फोन लगेगा तो पूछ लूंगा। लेकिन जो विनय सिंह जी मैं पूछ रहा था कि क्या एनएचआरसी और दूसरी संस्थाएं जो हैं वो भी आपको लग रहा है अपना रोल निभा रही है ईमानदारी से, कि वो भी सिलेक्टिव हैं? मैं ये कह रहा हूं भाई कि एनएचआरसी एक संस्था है, उसके साथ साथ 1000 संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं। देसी भी हैं, विदेशी भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। मैं तो सिर्फ एक घटना का एक पक्ष कहता हूं। एक घटना हुई, 8 लोग मरे, 4 लोग गाड़ी के नीचे आने से मरे, 4 लोग तो एक ही अथॉरिटी है, वो तो एनजीओ है। अरे किशोर भाई, अरे वो एनजीओ है, वो तो फर्जी है। मेरी बात सुनिए ना किशोर भाई प्लीज। मैं नहीं टोकता हूं आपको, सीरियस बात होती है थोड़ा सुन लिया कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि 2 सरकारें आती हैं, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, एक छत्तीसगढ़ की सरकार आती है, पंजाब की सरकार आती है और बंटवारा कर लेती है कि भाई ये 4 लोग हैं, इनको 50-50 लाख हम देंगे, और 4 लाख लोगों का कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि लाशों का बंटवारा कर लेना किसी घटना में जाकर के, सबसे पहले तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और ह्यूमैनिटी के वैल्यूज का वायलेशन है। पहला वायलेशन तो आपने वहां से शुरू किया। दूसरा, बहन मायावती जी ने एक सवाल पूछा है कल, गाड़ी से कुचलना अलग बात है और लोगों को कांग्रेस अब राजस्थान में जाकर के दलितों को 1 करोड़ रुपए देगी। मिनिस्टर बहन मायावती तो दलित मिनिस्टर के सबसे बड़ी गाड़ी से कुचल दिया। इनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस कब 1 करोड़ रुपया देने वाली है? विनय जी, आप ये ना भूलें, विनय जी आप ये ना भूलें, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर जवाब लूंगा सबसे, लेकिन आप ये ना भूलें कि इसी देश में योगेंद्र यादव जो अभी किसानों के नेता बने हुए घूम रहे हैं और अपने आप को एक तरीके से कहिए सच्चाई की प्रतिमूर्ति पेश करते हैं, सौम्यता की प्रतिमूर्ति पेश करते हैं, उनके बगल में बैठकर फर्जी है उनके बगल में बैठकर राकेश टिकैत ने कह दिया कि भीड़ अगर मार देती है तो क्या कर सकते हैं। मतलब इस देश में उन्होंने लिंचिंग को जस्टिफाई कर दिया। हर लिंचिंग के बाद अगर ये लोग पलटकर कह दें कि इसकी एक वजह थी, और सब लिंचिंग में कोई ना कोई वजह मिल जाएगी, कोई बच्चा चोर निकल जाएगा, कोई जो है डायन निकल जाएगी, कोई जो है फलाने धर्म को आहत करता मिल जाएगा। तो आज की डेट में राकेश टिकैत ने लिंचिंग को जस्टिफाई कर दिया और योगेंद्र यादव उनके बगल में बैठकर चुपचाप सुनते रह गए। उनके मुंह से नहीं निकला कि ये क्या कह रहे हो भाई, किसी को पीट पीट कर मार दिया, ये उचित नहीं है। ये नहीं निकला उनके मुंह से। मैं इस पर चर्चा करूंगा। जरा एक हेडलाइन ले रहा हूं अभी, 30 सेकंड में हेडलाइंस, और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक नहीं ले रहा हूं, जल्द लौट रहा हूं। क्या इस देश में लोगों के मानवाधिकार की लड़ाई भी
अपनी सहूलियत से नेता लड़ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी, विनय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित थिंकर, किशोर तिवारी, शिवसेना के नेता, और सुचि विश्वास, कांग्रेस की नेता बनी हुई है। राजीव जी, आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक जवाब सुचि जी से लेना है। सुचि जी, आपका फोन ठीक हो गया? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। फोन कट गया था। किशोर तिवारी जी को आपत्ति थी कि आपने राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नायक वीर सावरकर को गलत बताया। वो कह रहे हैं वो राष्ट्र नायक थे, आपने उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया। आप इत्तेफाक रखती हैं? हाँ बिल्कुल, 7 बार माफीनामा लिखा था तो राष्ट्र नायक तो होंगे ही। बाकी हिंदू महासभा के इतिहास के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है उन्हीं को आपत्ति है। बाकी जिन्होंने हेडगेवार द्वारा स्थापित स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को अटेंड किया है उनका इतिहास दूसरा होगा। हमने एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ा है, तो मेरे अनुरूप तो वो राष्ट्र नायक नहीं है। तो नाथूराम गोडसे की किशोर जी, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वीर सावरकर को राष्ट्र नायक बताते हैं। राष्ट्र नायक की परिभाषा मैं आपको 10 बुक्स का रेफरेंस दे सकती हूँ। आप कोई 2 बुक्स का रेफरेंस मुझे दे दें। किशोर जी, बताइए उनको राष्ट्र नायक थे या नहीं वीर सावरकर? ये देखो सुचि की जितनी उम्र है उतना तो मेरा सार्वजनिक जीवन है, और जितनी डिग्रियां मैंने ली है और जितनी पढ़ाई मैंने की है, और सावरकर जी को जितना करीब से मैंने देखा है, ये तो मैं बार बार कहूंगा कि उनको भारत रत्न दिया नहीं गया, उनको आजादी के बाद भी नजर कैद रखा गया। और अरे वो कह रही है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीजें पढ़कर ये सब बोल रहे हैं। नहीं, देखो आदमी ने अपने बुद्धि का स्वाभिमान रखना चाहिए, दूसरे के ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस ऐसी उलझी हुई बातों में और ऐसे विवादित चीजों में ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। सुचि जी, वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं उनको, वीर सावरकर को। आप कह रही हैं कि वो राष्ट्रनायक कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे इस विचार से कांग्रेस को अगर ऑब्जेक्शन है तो छोड़ के चले जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। छोड़ दीजिए सुचि जी, महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं छोड़ दीजिए, वो सावरकर को हीरो बताएंगे, आप छोड़ दीजिए, हिम्मत है तो। भाई जब अंग्रेजों से लड़नी थी तो मैदान से तो आप भागे थे, तो भारत तो हमारा है। ये नकली सपने झूठे वादे दिखाकर हमारी ही संपत्तियां बेचकर आप हम ही से कह रहे हैं हम चले जाएं। और मैं आपको कुछ पुस्तकों का 1% सावरकर को जानती हो, 1% सावरकर को जानती हो तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो ये तुम्हारे ख्याल में आएगा। 1% वीर सावरकर को जानती हो तुम, कुछ अनुचित बात कर रही हो, अनुचित बात कर रही हो, अनुचित बात कर रही हो। भाई आचार्य रामचंद्र, अरे NHR की मर्जी है, इस पर बात नहीं कर रही हो। राजस्थान में किसानों को मारा गया, उसका भी सुचि जी, वो तो सुचि जी वो अरे किशोर जी कह रहे हैं अगर आपको सावरकर जो है राष्ट्र के हीरो नहीं दिखते तो वो चैलेंज दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार छोड़ो जाओ। हाँ, आप भारत छोड़ो और जाओ, काला पानी। अब शिवसेना भारत छोड़ के थोड़ी जाएगी। आपने तिरंगा नहीं फहराया 52 साल अपने नागपुर हेडक्वार्टर्स पर। आप तो भारतीयता और राष्ट्रवाद का ढोंग और पाखंड मत करो, ठीक है? आप सत्ता में हो, आप चरखा चला रहे हो, आप सुभाष जी की टोपी लगा रहे हो। सुशांत, मेरी एक बात जाने दो, और भूगोल अगर आप शिवसेना को पूछेंगे कि आरएसएस की राष्ट्रवाद पर उनको ऑब्जेक्शन है क्या, मैं कहूंगा आरएसएस के राष्ट्रवाद पे कोई भी शिवसेना को आपत्ति नहीं है। सुन लीजिए सुचि जी, हमारे हीरो सावरकर थे, हमारे हीरो सावरकर रहेंगे, हमारे हीरो सावरकर थे, हमारे हीरो क्यों नहीं कहना? यही तो दिक्कत है, ये मसला वीर सावरकर पर था ही नहीं। मैं तो चाहता था दर्शक देखें कि आप लोग जो है वो सरकारें चलाने के लिए एक दूसरे को ऐसे मुद्दों पर भी सपोर्ट कर रहे हैं जहां आपकी कोई सोच नहीं मिलती। आपको लगता है जिसने देश को डुबा दिया उसके साथ भी खड़े हैं, और उनको लगता है वो कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाइए लेकिन आप छोड़कर नहीं जाएंगे। तो लोगों के मुद्दों पर आप कहां साथ होंगे राजीव जेटली जी? नहीं, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रश्नों में हम साथ में। राजू जेटली खुश होने की जरूरत नहीं, राजू जी तुम खुश होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तुमने तो हमारे को खत्म करने का ट्राई किया, तुमने तो हमको खत्म करने का ट्राई किया। नहीं, उनके साथ मत जाइए, पब्लिक के साथ तो चले जाइए। राजीव जेटली जी आप बताइए।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। वायरलेस कम्युनिकेशन में एक बार बटन दबाना पड़ता है, एक ही आदमी सुन सकता है और एक ही आदमी बोल सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता को समझ ही नहीं आया कि ये बात उठाई किसने है। ये बात शिवसेना ने उठाई है, जो आपकी अलायंस पार्टनर है। और ये महाराष्ट्र की जनता देख रही होगी कि ये जो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कितनी बुरी तरह से विपरीत है। और एक मराठी जिसने अपना सर्वस्व इशारा किया इस देश के लिए, उसका अपमान कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ अलायंस में रहते हुए कर रही है। और उसके बावजूद वो सरकार आगे चल रही है। सरकार कैसे चल रही है, अब इसका जो एनालिसिस है, इसका विश्लेषण है, वो महाराष्ट्र जनता ने कर रही है। दूसरी बात, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट रखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिलेक्टिव अप्रोच अपनाता था। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था आपसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल मुस्लिम राइट कमीशन हुआ करता था, ह्यूमन राइट नहीं था। आज भी देखिए सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। कितने लोगों की जान चली गई धर्म के आधार पे। एक सिख प्रिंसिपल को मार दिया गया और हिंदू पंडित को मार दिया गया। किसी की जबान नहीं खुली है, लेकिन सबने अपने अपने प्रदेशों के अंदर दलितों के देखो राजू जी, हमने भ्रष्टना की है, उसको हमने खुल के भ्रष्टना की है, वही चला रखी है। मुझे ये बताइए, शिवसेना ने भ्रष्टना की है। आपका कोई मंत्री अभी तक उस दलित परिवार के घर गया क्या? जालौर में गया क्या? कोटा में गया क्या? कहीं और गया? कहीं गया? हनुमानगढ़ गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया बताइए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका राजू जी, आप ये क्या कहना चाहते हैं? देखो राजू जी, आप ये कहना चाहते हैं, राजीव जी एटली जी, आपके नेता गए क्या हनुमानगढ़? राजीव जी, आपके नेता गए क्या हनुमानगढ़? ये तो कहीं खुद तो जाते नहीं। कौन से? तो प्रोटेस्ट किया, जिला वाइज प्रोटेस्ट किया। जिला वाइज केंद्र का कोई नेता गया आपके यहाँ से, बड़ा नेता? हमारे केंद्र के नेता, जितने भी केंद्र के नेता हैं, वो राजस्थान में ही है। हमारे मेघवाल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे राष्ट्रीय लीडर है। हमारे नहीं, उनके घर गया, दलितों के घर कोई बड़ा नेता गया? मुझे बताइए। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, झूठ बोल रहे हैं। कौन गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम बताइए, किसी कौन नेता गया, नाम बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कल बताइए। जो मेघवाल समाज से आता था, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके पास हमारी पूरी पार्टी गई। अरे कौन? मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप पूरी पार्टी बोलते हैं, नाम बताइए। कल बताएंगे, कल मैं आपको फोन करके कल बताएंगे। ऐसा मैंने फोन पे क्यों बताइएगा? ऑन एयर बताइए, फोन पे बताइए, इसमें छुपाने की क्या बात है? दलित के घर गया कि नहीं गया, इसमें नेता का नाम फोन पर क्या बताना? कोई गया ही नहीं। नहीं, मैं आपको बता जी बोल दो ना, कोई गया नहीं। मुझे ये बताया होता डिबेट में कि अपने लीडर्स के नाम लिख के लेके आइए, कौन। अरे लिख के क्या लाना? अगर गए होते तो आपको पता होता। आपको पता है ना भाई कि ये लोग नहीं गए, शिव सैनिक नहीं गए, आपको पता है, कांग्रेसी नहीं गए, आपको पता है। तो अपने यहाँ के कौन है ये नहीं पता है? प्रदर्शन किया और हमारे नेता वहां गए नहीं, कोई सेंटर से नेता नहीं गया आपका। आप लोग भी तो वही सेलेक्टिज्म कर रहे हैं। मोदी जी है हमारे। अरे सुनिए, मेरे को बता रहा हूँ मैं आपको, कल भी मैं मोदी जी और अमित शाह है ना, कोई गए नहीं। हमारे मीणा जी पूर्व मंत्री हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि हमारे सभी नेता एक एक करके वहां गए। उन्होंने खुद को भी एडमिट किया कि मैं भी उनके घर पर गया करके आया। तो मेरे पास अभी ये जानकारी नहीं है। तुम्हारी पार्टी दलित विरोधी है। जानकारी जरूर है कि जिला स्तर पर सतीश प्रकाश जी, दूसरी बात नहीं ठीक है, एक मिनट, मैं सुन लिया। सतीश प्रकाश जी मुझे बताइए, तुम्हारी पार्टी दलित विरोधी है। दूसरी बात, ये घर में जाने की जो प्रथा है ना, ये राहुल गांधी जी ने शुरू करी थी, आपको याद होगा। अरे भाई, अभी आप पूछ रहे थे कि शिव सैनिक गए कि नहीं गए, टीएमसी के लोग गए कि नहीं गए, तो आप अपने आप उसको घर जाने की परंपरा आपको खराब लग गई। ये तो बहुत बड़ी बात होने देंगे कि नहीं होने देंगे? ये दलित विरोधी है कि राहुल गांधी दलित विरोधी सोच है। ये बीचों मत बोले, मैं बीजेपी दलित विरोधी सोच है। कह रहा हूँ, राहुल गांधी गए थे, सीबीआई इंक्वायरी हुई, दो परिवारों का आपसी झगड़े को इन्होंने दलित और ठाकुर की लड़ाई बता दिया। और ये फरीदाबाद का केस था, कितने नोटिस में गए? 35 मिनट के। क्या निकला उसका निष्कर्ष? क्या निकला? सीबीआई ने जब इंक्वायरी करी तो पता चला 2 लोगों का आपसी मतभेद थे, उनके झगड़ा हुआ था, उसे भी इन्होंने दलित रूप देने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई में जहां एक प्रदेश के अंदर 10 दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद एक ट्वीट नहीं आ रहा, एक स्टेटमेंट नहीं आ रही, और आपका तो प्रदेश है, आप उसमें राज कर रहे हैं। आपका प्रदेश है वहां पर, आपके सबसे चहेते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां बैठे हैं। और अशोक गहलोत की जो सतीश प्रकाश जी, सुनिए राजीव जी, मैंने आपका पक्ष सुना। सतीश प्रकाश जी, मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश में सतीश प्रकाश जी, क्या आपने सुना कि बीजेपी का कोई बड़ा केंद्रीय नेता राजस्थान में गया दलितों के घर? देखिए सुशांत जी, दलितों का जब मुद्दा आएगा उसको हमेशा डाइल्यूट किया जाएगा कि वो मुद्दे हमेशा झूठे होते हैं।
अभी राजीव जेटली जी ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि ये दलित उत्पीड़न का मुद्दा नहीं था। एक 60 साल की महिला के साथ बलात्कार करने वाला उसके बेटे की उम्र से कम है, शर्म आनी चाहिए। कौन सी बात कर? एक आदमी को जो मारने वाले का जो वीडियो है उसको देखिए, एक आदमी छोड़ता है तो सुनिए देखिए मेरी बात बहुत बड़ी बात अभी इस देश का दलित लोकतांत्रिक मूल्यों को मानता है, भारत के संविधान को मानता है और उसकी आस्था है। वो न्याय मांगने के लिए सरकार के पास जा रहा है। 40 करोड़ दलित हैं। जिस दिन एक बार एक टाइम पे अगर जय भीम सही से चिल्ला दिया ना तो औलाद भी धैर्य के न होंगी। ध्यान रखिए, मायावती जी गई है क्या? ज्यादा ना मानिए, उनके जो हित है ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं, मायावती छोड़िए ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ विनय सिंह जी, क्या आपने बीजेपी के नेताओं को, बड़े नेताओं को राजस्थान में दलितों के घर जाते देखा? देश का ढोल नहीं है कि आप इधर से आप पीछे से नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। विनय सिंह जी, आपने देखा क्या? देश में कहीं भी अगर दलित उत्पीड़न की कोई घटना होती है तो तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक मिनट सतीश प्रकाश जी। विनय जी, आपने देखा बीजेपी के बड़े नेताओं को राजस्थान में दलित के साथ जो हुआ उसके परिवार से मिलते हुए देखा क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सतीश जी की बात सतीश भाई आप धारा प्रवाह बोलने लगते हैं एक ही तरफ से। सतीश भाई, आपकी जो संवेदना है ना डाइवर्सिटी को लेकर के, दलित इशू को लेकर के, बहुजन इशू को लेकर के, मैं उसके साथ हूं, कोई उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन वह मायावती जी का कल बयान आया है, उस बयान के का जवाब आप नहीं दे रहे। आप भी कहीं सेलेक्टिव हैं, आप भी कहीं कांग्रेस के साथ आप चर्चा ना कर रहे होते राजस्थान में उत्तर प्रदेश को लेकर के। और सुनिए, ये उम्मीद क्यों करती है दलित इस देश का? सुनिए, दलित क्या बीजेपी को वोट देता है? दलित क्या कांग्रेस को वोट देता है? पूरे देश का डाइवर्सिटी के नाम पर देखिए को वोट देता है। बात सुनिए, देश का नागरिक है। आप इस तरीके से अरे आपकी बातें खेद पैदा करने वाली होती है, आपकी बातें और अगर संविधान की शपथ है तो संविधान क्या कहता है? सामाजिक रूप से मायावती ने जब सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष है राजस्थान में कब जाएगा, कब 1 करोड़ रुपया देगा? अरे आपकी सरकार है, आपकी मुख्यमंत्री है, उसको वहाँ खड़ा होना चाहिए, आपको सवाल उठाना चाहिए ना। आपकी सवाल उससे पूछा जाएगा, बताइए ना आपके तमाम। नहीं, विनय सिंह जी, मैं मान गया कांग्रेस नहीं कर रही, टीएमसी नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। विनय सिंह जी, एक मिनट, सतीश जी एक मिनट रुकिए। विनय सिंह जी, बीजेपी का कौन सा नेता, क्या मुझे बताइए ना जरा, बीजेपी क्यों नहीं खड़ी हो रही राजस्थान में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में? पूरा राजस्थान, उनका जवाब सुन लीजिए, एक मिनट सतीश जी, उनका जवाब सुनिए पहले। सवाल उनसे पूछा जाएगा जिनकी सरकार है। ये घटना अभी की है। नहीं, सरकार उनसे क्यों नहीं पूछा जाए? एक मिनट, सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा जो विपक्ष में है? नहीं विनय सिंह जी, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा जो विपक्ष में है। पहला सवाल तो उससे पूछा जाएगा। हाँ, उससे पूछा जाएगा, लेकिन एक मिनट सतीश जी, एक मिनट, इस शोर में नहीं सुनाई देगा। सतीश जी 1 मिनट रुक जाइए। सतीश जी, ऑडियो कम कीजिए। विनय सिंह जी, मुझे बताइए, विनय सिंह जी, जब आप ये कहते हैं सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में है, फिर तो आपने सब जस्टिफाई कर दिया कि सारे लोग यूपी पर सवाल पूछ रहे हैं, उनको राजस्थान नहीं दिख रहा। जो राजस्थान में विपक्ष में है, जो छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, जो दिल्ली में विपक्ष में है, जो बंगाल में विपक्ष में है, उससे भी तो सवाल पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो भाई? सुशांत भाई, मैं दो बात केवल कहता हूं, थोड़ा सा शांति रखिएगा। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कल परसों की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाना चाहिए और वो शायद जाएंगे भी। उनका कैलेंडर क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि ताज्जुब तब होता है या आपत्ति तब होती है जब छत्तीसगढ़ डिस्टर्ब है, राजस्थान डिस्टर्ब है और वहां के नेता उत्तर प्रदेश में रुचि ले रहे हैं। दूसरा, एक बात मैं कहता हूं, आपने आयोगों का जिक्र किया ना, और जेटली जी ने भी बताया आयोग कैसे काम करते थे। मैं बंगाल का उदाहरण बताता हूं। एसटी कमीशन की टीम गई थी एक जगह, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की। वहां पर शुरू में पूछा, कुछ नहीं मालूम चला। एक गांव था जिसमें 8 आदिवासी परिवार थे। थोड़ी देर बाद मालूम चला मालूम है सुशांत भाई, 8 परिवार थे, उसमें छोटी बच्ची से लेकर के बूढ़ी महिला तक एक ऐसा नहीं था जिनके साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक अत्याचार नहीं हुआ था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में सील लिफाफे में दिया गया। आयोगों की जो रिपोर्टें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं, बाद में वही एविडेंस बन करके आई हैं।
एक मेजर एविडेंस का कारण वो भी है। बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आयोग काम नहीं कर रहे हैं। आयोग एससी कमीशन हो, एसटी कमीशन हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो या बाल आयोग है, सबने एक से बढ़कर देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं सर, आम आदमी जब तक इन पार्टियों को, इन नेताओं को वोट से ऊपर नहीं दिखेगा, ये तो इस देश में चलेगा कि बंगाल में एक बुजुर्ग महिला आरोप लगाए कि उसके पोते के सामने वो पोता बिस्तर के नीचे छुपा रहा और उस बुजुर्ग महिला का रेप कर दिया गया, ये आरोप लगे और उस पर चुप्पी लोग साध लें। ये देखें कि बंगाल है, यहां जाना अभी उचित नहीं है, 2024 में जरूरत पड़ेगी, तो इस देश में न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि हर देश, इस देश में हर राज्य में सिलेक्शन हो रहा है, टिक बॉक्स चेक किए जा रहे हैं। ओ इसकी पार्टी की सरकार है, ओ ये राज्य है, इसके साथ गठबंधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये इस देश में चल रहा है। और ये नेता भी कर रहे हैं, पत्रकार भी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। आज मेरे पास इतना ही वक्त था, माफी मांग रहा हूं, ये बहस आगे जा सकती थी लेकिन वक्त इतना, ये लोग ये तय करें कि उनको इस पॉलिटिक्स को स्वीकार करना है या नहीं करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिल्ली में वीर सावरकर को लेकर एक किताब का विमोचन भी किया जा रहा है। विमोचन के दौरान मोहन भागवत ने आज के जमाने में सावरकर जी के बारे में सही जानकारी का अभाव है, यह बात कही। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चल रही है, उन्होंने कहा, सुनिए एक बार। जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। राष्ट्रवाद में एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।